आज हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखे स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से डिफरेंट कैसे है। आज हम स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर और उसकी सेविंग्स या उसके बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे। चलिए चलते हैं। लास्ट लेक्चर में है ये हमने सब डिस्कस किए, कॉमन वाइंडिंग क्या होती है, सीरीज वाइंडिंग क्या होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में देखा। फिर हमने देखा उसके एमएमएफ बैलेंसिंग इक्वेशन, फिर हमने वोल्ट एम्पियर रिलेशन निकाला था स्टेप डाउन कंजेशन में। फिर हमने इनपुट अपरेंट पावर, आउटपुट अपरेंट पावर और रिलेशन निकाला था ये हमारी कंडक्टेड ऑटो और हमारे टोटल के बीच में। चलिए अब हम चलते हैं। देखिए कुछ सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको रिकॉल करने चाहिए, हम रिमेंबर करेंगे वापस। एक है ऑटो ट्रांसफार्मर ट्रांसफर पावर। हमें पता है कि जैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ इंडक्शन के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इंडक्शन के थ्रू वो पावर ट्रांसफर करता है। लेकिन हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर इंडक्शन के साथ साथ कंडक्टेड पावर, कंडक्शन प्रिंसिपल पे भी वर्क करता है और वो पावर कंडक्शन के द्वारा भी ट्रांसफर करता है। तो ऑटो जो ट्रांसफर करता है पावर वो थ्रो इंडक्शन जिसे हम ट्रांसफॉर्म्ड पावर बोलते हैं और थ्रो कंडक्शन जिसे हम कंडक्टेड पावर बोलते हैं। ठीक है, इस इंडक्शन पावर को आप इंड्यूस्ड पावर भी बोल सकते हैं या आप ट्रांसफॉर्म्ड पावर भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, ट्रांसफर हो रही है ट्रांसफॉर्मर के एक्शन से, इसलिए हम इसे ट्रांसफॉर्म्ड पावर भी बोलते हैं। जैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उसकी पावर है, इसलिए हम इसे ट्रांसफॉर्म्ड पावर भी बोल सकते हैं या इंड्यूस्ड पावर भी बोल सकते हैं। और कंडक्शन प्रिंसिपल हमारी एक्स्ट्रा पावर है जो ऑटो ट्रांसफार्मर में मिलेगी। याद रखना, पावर ऑफ कॉमन वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग वही होती है हमारी पावर ट्रांसफॉर्म्ड बाई इंडक्शन या हम जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड पावर। ठीक है, और जो हमारी कंडक्शन होती है, कंडक्शन क्या होती है, जब करंट हमारी एंटर करती है लोड से सोर्स में तो वो कहलाती है कंडक्शन करंट। और किसके द्वारा करेगी? सीरीज वाइंडिंग के द्वारा। ये हम देखेंगे कि कंडक्शन पावर कैसे निकालेंगे और इंडक्शन पावर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस सीरीज में देखेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि अपरेंट पावर होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में, वो क्या होती है? सम होती है किसकी? ट्रांसफॉर्म्ड अपरेंट पावर या टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो पावर होती है वो, और एक होती है कंडक्टेड अपरेंट पावर। ठीक है, जहाँ पे हमारी एस टोटल, जिसे हमने एस ऑटो ट्रांसफर की एस टोटल पावर क्या होती है? एस इंडक्स इंड्यूस्ड या जिसे हम ट्रांसफॉर्म पावर बोल सकते हैं, और एस कंडक्टेड। ठीक है, और एस कंडक्टेड के हमने फॉर्मूले डेराइव किए थे फिर लास्ट लेक्चर में, वो होता है एस ऑटो इंटू 1/अल्फा है, जहाँ अल्फा है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, सेम ऐसे ही एस इंड्यूस या जिसे हम ट्रांसफॉर्म पावर बोल सकते हैं वो होगी एस ऑटो इंटू 1/अल्फा है, जहाँ अल्फा है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? वोल्ट एट हाई वोल्टेज साइड और वोल्टेज एट लो वोल्टेज साइड का रेशियो, या हम ये बोल सकते हैं टर्न साइड हाई वोल्टेज साइड विद रेस्पेक्ट टू टर्न साइड लो वोल्टेज साइड का रेशियो हमारा कहलाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, यहाँ भी देखेंगे। अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। जैसे ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था हमारा? अल्फा इक्वल टू वी एच अपॉन वी एल, वी एच और अपॉन वी एल इक्वल टू एन एच अपॉन एन एल। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ट्रांसफॉर्मर की क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्स नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर में ये फिक्स होता है कि हाई वोल्टेज साइड कौन सी है और लो वोल्टेज साइड कौन सी है। प्राइमरी और सेकेंडरी का कैसे डिफाइन करेंगे? जहां सोर्स कनेक्टेड हो वो प्राइमरी होगी और जहां पे लोड कनेक्टेड हो वो सेकेंडरी होगी। ठीक है, अगर मान लो आपने लो वोल्टेज साइड पे सोर्स लगाया और हाई वोल्टेज साइड पे लोड लगाया तो वो हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और अगर आपने हाई वोल्टेज साइड पे सोर्स लगाया और लो वोल्टेज साइड पे लोड लगाया तो वो हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। सेम अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे सोर्स कहाँ पे लगना चाहिए? लो वोल्टेज वाइंडिंग में, तो ये लो वोल्टेज साइड पे हमने लगा दिया सोर्स, और हमारा लोड कहाँ लगना चाहिए? हाई वोल्टेज साइड पे हमने हाई वोल्टेज साइड लगा दिया लोड। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड करंट आई एच है, लो वोल्टेज साइड की करंट आई एल है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ना सीरीज और कॉमन वाइंडिंग क्या होती है। जैसे कैसे बताया था कि कॉमन वाइंडिंग वो हो गई जो दोनों ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए कॉमन हो। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए कॉमन कौन सी है? ये पार्ट ऑफ वाइंडिंग, यही पार्ट है ना कॉमन है, तो ये होगी आपकी कॉमन वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग है ये इस कॉमन वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको बोलने लगे सीरीज वाइंडिंग। देखिए ये है हमारा डॉट कन्वेंशन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जैसे क्या होता है कि आप डॉट इस जगह प्लेस करिए जहाँ पे अगर लोड की बात करें तो लोड में डॉट से करंट जाना चाहिए, मतलब डॉट से करंट लीव करें, और सोर्स में डॉट में करंट एंटर करें। तो यहाँ पे डॉट प्लेस कर दिया और यहाँ पे इस डॉट से लोड में करंट जाएगा, ये देखिए जा रहा है ना, लोड में करंट जा रहा है इस डॉट से, तो एक डॉट से लीव करना चाहिए, एक डॉट से एंटर करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे हाई वोल्टेज साइड के टर्न्स हो गए एन एच, लो वोल्टेज साइड के टर्न्स हो गए एन एल। तो अगर ये टर्न्स, ये पूरी वाइंडिंग के टर्न्स है एन एच और इतने से टर्न्स है एन एल, तो ये टर्न्स क्या हो गए हमारे? एन एच माइनस एन एल। ठीक है,
ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया NH माइनस NL। ओके, अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो कॉमन वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होगी। अब जैसे कैसे क्या पता चलेगा, इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, जैसे मैंने ये बताया था कि एक बात पता है कि आपको करंट किस साइड ज़्यादा होगी, हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड। तो ये आपको पता है कि लो वोल्टेज साइड करंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ज़्यादा है, फिर इसका कुछ पार्ट यहाँ चला गया, जैसे मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट है और ऊपर 2 एम्पियर चली गई, तो नीचे कितनी बची, 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो इसलिए मैंने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया है, ठीक है। और फिर इस करंट आई की वैल्यू निकालने के लिए आपको केसीएल निकालना है इस नोड पे। तो IL इक्वल टू IH प्लस आई, जैसे हम केसीएल में बोलते हैं करंट इनकमिंग टू करंट आउटगोइंग। यहाँ से आई कैलकुलेट किया तो वो हो जाएगा IL माइनस IH। तो ये करंट की वैल्यू क्या हुई, IL माइनस IH। IL क्यों, क्योंकि करंट IL में ज़्यादा होगी ना, लो वोल्टेज साइड में करंट ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए IL माइनस IH का, ठीक है। अब देखिए हम एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन की देखते हैं। तो एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन के लिए मैंने आपको कहा था, जैसे क्या होता है हम लोड कनेक्ट करते हैं, तो लोड कनेक्ट करने से लोड में क्या होता है, करंट ड्रॉ करने लग जाता है। तो प्राइमरी जो हमारा कोर के अंदर फ्लक्स है, वो फ्लक्स का मान कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा फ्लक्स होता है लोड साइड, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो क्या करता है, मेन फ्लक्स को कम कर देता है। तो उस मेन फ्लक्स को कांस्टेंट बनाए रखने, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट पीक, उसकी पीक को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी से ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं, मतलब सोर्स से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे। तो वो क्या करते हैं, इतना करंट ड्रॉ करेंगे कि वो सेकेंडरी का जो एमएमएफ है उसके बराबर अमाउंट का एमएमएफ और प्रोड्यूस कर दें। तो फिर हमारा क्या होता है कि जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करेंगे हम, ये होती है हमारी एमएमएफ बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने आई नोट नो लोड करंट को नेगलेक्ट किया है, ठीक है, नो लोड करंट को नेगलेक्ट करके लेके चल रहा हूँ। तो आप देखना ना, जैसा हमने देखा था, आप स्टेटमेंट देखिए, व्हेन लोड इज कनेक्टेड करंट आई फ्लोज इन कॉमन वाइंडिंग, ठीक है, कॉमन वाइंडिंग के अंदर आई करंट फ्लो होगी। इट हैज़ टेंडेंसी टू रिड्यूस मेन फ्लक्स बट द प्राइमरी करंट IL जो होगी ना, ठीक है, ये प्राइमरी करंट IL है, ये इंक्रीजेज इन सच ए वे दैट द एमएमएफ इन सीरीज वाइंडिंग, जो एमएमएफ हमारा सीरीज वाइंडिंग में, वो न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, एमएमएफ इन कॉमन वाइंडिंग। तो कॉमन वाइंडिंग का एमएमएफ और सीरीज वाइंडिंग का एमएमएफ इक्वल हो जाए, वो होती है हमारी एमएमएफ बैलेंसिंग इक्वेशन। तो हमारी सीरीज वाइंडिंग में एमएमएफ क्या है, एमएमएफ होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो NH माइनस NL इंटू करंट क्या है IH इक्वल टू कॉमन वाइंडिंग में, कॉमन वाइंडिंग के टर्न्स क्या है NL और करंट क्या I, तो NL इंटू I, NH इंटू माइनस NL इंटू IH। तो ये हो गया, और हमारा NL क्या है, हमारा NL, और I क्या है IL माइनस IH। इसको रखा, फिर हमें फाइनली मिलेगा NH IH इक्वल टू NL IL। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, NH अपॉन NL क्या होता है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो उसका मतलब क्या हुआ, IL अपॉन IH इक्वल टू अल्फा A। इसको हम मतलब हम ये कह सकते हैं करंट एट लो वोल्टेज साइड का रेशियो विद करंट एट हाई वोल्टेज साइड का रेशियो हमारा कहलाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखिए वोल्ट एम्पियर रिलेशन देखने हैं। वोल्ट एम्पियर रिलेशन के लिए मैंने आपको जैसा हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर किया था, वैसे हम स्टेप अप में देखेंगे। देखिए कंडक्शन करंट कौन सी होती है, जो करंट एंटर करे लोड में, किससे, सोर्स से एंटर करे, और किसके द्वारा, सीरीज वाइंडिंग के द्वारा एंटर करेगा, ठीक है। अब हमें अपेरेंट पावर निकालनी है इंडक्शन के द्वारा या ट्रांसफॉर्म्ड पावर। तो इंडक्शन प्रिंसिपल हमने क्या बताया था, मैंने बताया था कि या तो सीरीज वाइंडिंग की पावर या आपकी कॉमन वाइंडिंग की पावर, वो क्या होती है, पावर ट्रांसफॉर्म्ड बाई इंडक्शन, या हम जिसे हम ट्रांसफॉर्म्ड पावर बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा कॉमन वाइंडिंग में वोल्टेज क्या है VL और करंट क्या है IL माइनस IH, और यहाँ सीरीज वाइंडिंग में वोल्टेज क्या है VH माइनस VL और करंट क्या है IH। देखो हमने ऐसे रखा है, ये होती है। और अब कंडक्शन की बात करते हैं, तो आपको एक चीज़ बताया, तो कंडक्शन में अगर पावर निकालनी है उन्हें, तो हमारी करंट कौन सी है जो लोड में जा रही है सोर्स से, तो करंट है IH, IL का छोटा सा पार्ट IH जा रहा है, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज क्या है VL। तो कंडक्शन की पावर क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज इनटू जो करंट आपकी लोड में डायरेक्टली जा रही है, जो करंट आपकी जो लोड में, जैसे ये करंट डायरेक्टली आपकी लोड में जा रही है, तो ये हो गया कंडक्शन करंट, है ना। और कुछ पार्ट ऑफ करंट आपकी कॉमन वाइंडिंग के थ्रू ट्रांसफर होती है, ये हो गया इंडक्शन और ये हो गया कंडक्शन। तो कंडक्शन कौन सी, जो सोर्स से लोड में जो करंट जा रही है वो हो गई कंडक्शन। ये कौन सी है IH, और वो वोल्टेज क्या है VL। तो हमारी कंडक्शन पावर क्या हो गई VL इंटू IH। अब इनपुट पावर ऑटो ट्रांसफॉर्मर का देख रहे हो, VL इंटू IL लिख दो या VH इंटू IH कर दो। तो ये हमने ऐसे ही किया है, आउटपुट VH इंटू IH किया है और इनपुट VL इंटू IL। और जो हम इनपुट आउटपुट या ऑटो ट्रांसफॉर्मर का V रेटिंग वो रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें रेशियो निकालना कंडक्शन ऑटो का, तो कंडक्शन पावर क्या है हमारा VL इंटू IH। तो VL इंटू IH अपॉन VH इंटू IH
इजिकल टू ये वी एल अपॉन वी एच, और ये हो गया 1 अपॉन अल्फा ए। तो अल्फा ए हमारा क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो अगर आपको कंडक्शन पावर निकालनी हो, कंडक्शन वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालनी हो, तो वो क्या हो जाएगी, एस ऑटो वोल्ट एम्पियर एट ऑटो इंटू 1 अपॉन अल्फा ए। इससे हमें कंडक्शन वोल्ट एम्पियर या अपेरेंट पावर ऑफ कंडक्शन की निकाल सकते हैं थ्रू कंडक्शन, ठीक है। सेम इंडक्शन प्रिंसिपल में देखते हैं। तो इंडक्शन में या तो आप वी एच माइनस वी एल इंटू आई एच रखो, या वी एल इंटू आई एल माइनस आई एच रखो, दोनों एक जैसी बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, एक ही चीज़ है, दोनों पावर तो दोनों इक्वल ही है। तो आप या तो इसको रखो या उसको रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे वी एच माइनस वी एल अपॉन आई एच रख देते हैं, वी एच माइनस वी एल इंटू आई एच अपॉन वी एच इंटू आई एच, ठीक है। और यहाँ पे आप इनपुट को ऑटो को चाहे ये रखो चाहे वो ये रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों से इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा वी एच माइनस वी एल अपॉन वी एच, आई एच से आई एच कैंसिल हो गया, ये देखो आई एच से आई एच कैंसिल हो गया, हमें मिलता है वी एच माइनस वी एल अपॉन वी एच, और यहाँ से हम वी एच करे से 1 हो गया, 1 माइनस वी एल अपॉन वी एच हो गया। तो हमारी जो ट्रांसफॉर्म पावर, जिसे हमने एस ट्रांस लिखा है या हम एस इंड्यूस्ड लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड पावर, वो क्या होती है, एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा है। तो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर रेटिंग एस ट्रांस या हम एस इंड्यूस्ड वोल्ट एम्पियर रेटिंग बाई इंडक्शन प्रिंसिपल, वो क्या होती है, एस ऑटो, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा है। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू या कंडक्शन वोल्ट एम्पियर रेटिंग और इंडक्शन वोल्ट एम्पियर रेटिंग, या जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर रेटिंग, इन दोनों फॉर्मूला की सहायता से आप निकाल सकते हो। अब देखिए, हमें पता है कि जैसे 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, 2 वाइंडिंग होती है ना, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, इसमें क्या होता है, 2 वाइंडिंग होती है। लेकिन हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हमें पता है कि जब ये पॉइंट, दोनों पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करा दूं, एक टर्मिनल यहाँ से ले लूँ और दूसरा यहाँ पे, इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हमें वोल्टेज उतना ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस वाइंडिंग को हटा दूँ मैं, ठीक है, इस वाइंडिंग को हटाने के बाद में हमें वोल्टेज वैसे के वैसे ही मिलेगा। ये देखो यहाँ पे वोल्टेज उतना का उतना ही मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में 2 वाइंडिंग थी, उसको हमने सिर्फ एक ही वाइंडिंग का इस्तेमाल किया है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का, जिसमें हाई नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें स्टेप डाउन और स्टेप अप प्रिंसिपल दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की एक वाइंडिंग को हटा दिया और दूसरी वाइंडिंग को, एक वाइंडिंग को रखा है। तो हमें पता जब एक वाइंडिंग को रखा है, और ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग किससे बनी होती है, कॉपर की, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंडक्टर मटेरियल था, जो वाइंडिंग का कंडक्टर मटेरियल है, वो कम जरूरत पड़ी, तो हम ये कह सकते हैं कि सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल। या अब जैसे बना वो कॉपर का है, तो हम ये भी कह सकते हैं सेविंग हो गए कॉपर में। अब वो कितनी सेव होगी, अगर मान लो हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, तो हमें कितने परसेंटेज सेव या कितनी सेविंग होगी, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए हम इक्वेशंस निकालते हैं, उसके हम डेरिवेशंस देखते हैं कि अगर मान लो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाते हो, तो आपकी कंडक्टर मटेरियल या कॉपर में कितनी सेव होती है, कितने से कॉपर की बचत होती है, कितने कॉपर वायर की बचत होती है, कितने लेंथ ऑफ कॉपर वायर की बचत होती है, वो हम देखेंगे अभी डेरिवेशंस के थ्रू, है ना। सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल्स और सेविंग ऑफ कॉपर देखते हैं। तो हमें पता है कि जैसे वेट पे डिपेंड करता है ना, जैसे कॉपर कितना लिया, ठीक है। तो वेट क्या होता है, हमने पढ़ा है ना पहले, हमारा जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे मास क्या हो गया हमारा, वेट क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू कॉपर डेंसिटी, ठीक है। और कॉपर डेंसिटी हमें पता कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट अगर मान लो हम इसको प्रोपोर्शनली चीज शो करते, तो कांस्टेंट क्या होता था, हमारा हट जाता। तो हमें क्या मिलता है, वेट ऑफ कॉपर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिपेंड करता है हमारा कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, यही होता है ना, V इक्वल टू A इंटू L, यही होता है हमारा कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। अब जैसे क्या होता है कि आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंडक्टर की रिक्वायरमेंट चाहिए या कंडक्टर चाहिए, तो आप कैसे कंडक्टर की डिफाइन कैसे करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे डिफाइन करोगे, ये हम बताते हैं करंट रेटिंग में। अगर मान लो आप ज़्यादा करंट के लिए कंडक्टर चाहिए, तो वो कंडक्टर मोटा होना चाहिए, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और अगर करंट रेटिंग कम का हो, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना चाहिए, मतलब पतला कंडक्टर चाहिए, यही करते हैं हम। तो हम कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया किस पे डिपेंड करता है, करंट रेटिंग पे। करंट रेटिंग मतलब करंट रेटिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया डिसाइड करते हैं, ठीक है।
तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया किस पे डिपेंड करता है, करंट रेटिंग पे। और कंडक्टर की लेंथ किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टर की लेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। कैसे, जैसे मान लो आपको 1 मीटर लंबा तार हो, उसमें आपने घुमा के 50 टर्न्स बनाए, ठीक है। अगर आप 100 टर्न्स बनाने हो तो आपको कितना नंबर वायर लेना पड़ेगा, 2 मीटर वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, वेट ऑफ कॉपर डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट पे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट क्या होता है हमारा, एमएफ। तो हम फाइनली ये बोलेंगे कि वेट ऑफ कॉपर प्रोपोर्शनल टू एमएफ। मतलब अगर हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर दोनों की एमएफ पता है, एमएफ अगर दो इक्वेशंस लिख सकते हैं तो हमें ये पता चल सकता है दोनों में वेट, कॉपर का वेट कितना होगा।